प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 20 जून 2017 के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट के एपिसोड में हम लोग अनुशासन पर बातें कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने अनुशासन के बारे में जो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव धारणा बनी हुई है उस पर थोड़ी सी बात की थी और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी इस पर विचार किया होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों ने खुद को टटोला होगा और ये जानने की कोशिश की होगी, पहचानने की कोशिश की होगी, ये कहना चाहिए कि क्या हमारे दिमाग के साथ भी ऐसा है। क्या सच में जब अनुशासन की बात आती है तो हम अंदर से कहीं न कहीं थोड़ा अनईजी सा महसूस करने लगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसके विरोध में अनजाने में ही खड़े हो जाते हैं। मतलब अनुशासन को विस्तार से जाने बिना या यह जाने बिना कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों किया जा रहा है, हम उसके विरोध में बिल्कुल यूं कह लीजिए कि कमर कस लेते हैं। आप देखिए, सामान्य रूप में आप देखिए ना, कहा जाता है कि सड़क पर लेफ्ट में चलो, हम ध्यान नहीं देते। चलिए लेफ्ट और राइट को तो छोड़िए, सरकार कह कह के थक गई है कि जो बाइक चलाने वाले लोग हैं वो हेलमेट पहने। कितने लोग पहनते हैं सोचिए आप। तब तक नहीं पहनते जब तक कि उनको ये न लगने लगे कि भैया अब तो पकड़े जाएंगे और जुर्माना लगेगा। अब सवाल ये है, कभी सोच के देखिए, अब ये एक कानून है, आपसे सरकार इस कानून के पालन करने की मांग कर रही है और आप देखिए कि ये कानून है किसके लिए। इससे सरकार को कोई आमदनी नहीं होनी है। सरकार को तो बल्कि इसके नियंत्रण के लिए, इसकी देखरेख के लिए, सुपरवाइजर के लिए कह लीजिए कि पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी कि उसको ट्रैफिक पुलिस लगाने पड़ेंगे कि भैया ज्यादा लोग देखें, उनके दूसरे काम हटा करके इस काम में उनको तैनात करना पड़ेगा। तो सरकार तो इसके लिए खर्च कर रही है और उससे उसको कोई फायदा नहीं होना है। और इसका संबंध पूरी तरह से 100% हम लोगों से है जो बाइक चला रहे हैं। और कोई छोटा मोटा संबंध भी नहीं है, हमारी अपनी जिंदगियों का संबंध है कि हो सकता है कि हमारा इतना गंभीर एक्सीडेंट हो जाए कि हम बचे ही ना, जबकि अगर हमने पहना होता तो थोड़ी सी सुरक्षा संभावित हो जाती, कम से कम हमारा सिर तो बच जाता है, फिर इलाज से हम पूरी तरह ठीक हो सकते थे। बता, हमारे अपने हित में है लेकिन हम उसके विरोध में खड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह भी एक प्रकार से अनुशासन के प्रति हमारे मन में जो एक नेगेटिव धारणा है उसकी देन है? आप सोच कर देखिए। कहीं कहा जाता है कि यहाँ थूकने वालों को जुर्माना लगेगा, कहीं कहा जाता है कि यहाँ पार्किंग करने वालों को जुर्माना लगेगा। ये सारी बातें होती हैं। मतलब बिना दंड के क्या हम अनुशासन का पालन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए? या इस बात को तो छोड़िए, यहाँ सोचने की बात है कि वो सारे अनुशासन के मुद्दे जो हमारी अपनी जिंदगियों से जुड़े हुए हैं, हम उसका तब तक पालन नहीं करते जब तक कि उसके विरुद्ध दंड की व्यवस्था न हो। तो इससे साफ जाहिर होता है फ्रेंड्स कि कहीं न कहीं अनुशासन के प्रति हमारे मन में एक गलत नकारात्मक धारणा तो बनी हुई है। हम अपने आप को उसके विरोध में खड़ा पाते हैं। एक बात यहां मैं और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी सोसाइटी एक फ्यूडल सोसाइटी रही है। वैसे दुनिया के देशों की ज्यादातर सोसाइटीज जो रही हैं वो फ्यूडल ही रही हैं, यानी कि सामंतवादी रही हैं। सामंतवाद में एक वर्ग विशेष होता है जो विशेषाधिकार प्राप्त होता है, जिसके पास आप कह लीजिए कि प्रिविलेजेस होते हैं। प्रिविलेजेस इस मायने में कि उसको किसी की परवाह नहीं है, वो अपने आप को कुछ अलग ही शक्तियों से संपन्न मानता है। आप यूं कह लीजिए कि वो अपने आप को कानून से ऊपर मानता है। तो जो अपने आप को कानून से ऊपर मानेगा, सीधी सी बात है कि उसके लिए कानून तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा, क्योंकि वहां दंड की व्यवस्था नहीं है। लेकिन बात यहीं तक नहीं होती। सच पूछे तो कानून को तोड़ना वो अपने लिए एक सम्मान की बात मानने लगता है कि देखो, क्योंकि कानून को जब वो तोड़ता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता तो यही तो उसके विशेषाधिकार का द्योतक है। तभी तो यह बात सिद्ध होती है कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति विशेष है, कानून से ऊपर है। कानून तो हम जैसे छोटे लोगों के लिए है, इनके लिए नहीं है। तो ये जो सामंतीय जो समाज होता है, फिर से हमें एक प्रकार से अनुशासन के विरुद्ध खड़ा कर देता है। देखिए, यहां मैं नियम कानून की बात कर रहा हूं,
है ना। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब अनुशासन के अंतर्गत आते हैं। इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन मैं क्लियर करूंगा कि चीजें एक ही हैं। तो वहां हमारा ईगो संतुष्ट होता है। कानून को तोड़कर हम अपने ईगो को सहलाते हैं, उसको तृप्ति देते हैं। और मित्रों, यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं जिस सामंती समाज की बात कर रहा हूं उसमें ऐसा नहीं है कि ये चीजें केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के साथ ही हैं, यानी कि समाज में जो ऊंचा तबका है केवल उसी के साथ में है। उच्च तबके का अर्थ आप समझ रहे होंगे, जिनके पास पैसा ज्यादा है, जो पदों पर हैं, जो राजनेता हैं, जो उच्च जाति के हैं, है ना, जो समाज को नियंत्रित करते हैं, ये सब के सब उच्च वर्ग में है। मान लीजिए आप सीधे सीधे अगर हम वर्ग के हिसाब से करें तो, लेकिन केवल ये यहीं तक सीमित नहीं रहता। फिर होता यह कि चूंकि उच्च वर्ग का व्यक्ति ये सब कर रहा है, तो नीचे के व्यक्ति में भी छटपटाहट पैदा होती है। नीचे के वर्ग के व्यक्ति में भी, उसको भी लगता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और जैसे ही उसका वर्ग बदलता है, यानी कि वो भी कोशिश करके धीरे धीरे थोड़ा सा उच्च वर्ग में पहुंचने लगता है, या यूं कह लीजिए कि अपने ही लोगों के बीच में वो थोड़ा सा ऊंचा बन जाता है। अब वो वैसे ऊंचा नहीं बना है, लेकिन अपने लोगों के बीच में किसी वजह से बन गया। मान लीजिए थोड़ा सा पढ़ लिख लिया है, इसी में बन गया है। थोड़ा सा पैसा हो गया है, इसी में बन गया है। शहर में रह करके आ गया है, इसलिए बन गया। उसके तो हजारों कारण हो सकते हैं। तो अपने ही लोगों के बीच में जब वो थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है, तो वही ये करने लगता है, क्योंकि वो दूसरों को दिखाना चाहता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूं, तुम लोगों जैसा नहीं हूं, मैं तुम लोगों से भिन्न हूं। तो अब वो भिन्न दिखाने के लिए क्या करे? जो सब कर रहे हैं, अगर वह भी यही करता है तो लोग कैसे जानेंगे कि ये भिन्न है? तो मित्रों, वह थोड़ा सा अलग करने लगता है, और उस अलग करने का जो तरीका है वो यही कि जो कानून है वो तुम्हारे लिए होंगे, जो अनुशासन है वो तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। मैं लाइन लगाने वालों में नहीं हूं, मैं सच में उन लोगों में हूं जो अमिताभ बच्चन जी का है शायद, कि बड़ा फेमस डायलॉग है कि लाइन वहां से शुरू होती जहां से हम खड़े होते हैं, हम लाइन में नहीं लगते, लाइन में नहीं खड़े होते, लाइन हमसे शुरू होती है। ये उसी मानसिकता को इंडिकेट करने वाला वाक्य है। तो मित्रों, ये सब जो मैंने बातें बताई हैं अभी, हालांकि बात सिर्फ एक ही है, लेकिन मैंने अलग अलग तरीके से बताने और समझाने की कोशिश की है, और सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि किस तरीके से हम लोग एक प्रकार से अनुशासन विरोधी लोग बन गए हैं। और ऐसा नहीं कि केवल हम लोग की बात है, तो मैं केवल भारतीयों की ही बात कर रहा हूं। दुनिया में और भी देशों में, एशिया महाद्वीप में ये कुछ ज्यादा ही है। इसको आप थोड़ा सा विस्तार से करके देखेंगे। और थोड़ा सा मैंने विस्तार से इसलिए भी बताया है फ्रेंड्स कि जब हम टटोलें कि सच में हम अनुशासन प्रिय हैं या अनुशासन विरोधी हैं, तो फिर उसको डिफरेंट तरीके से टटोल भी सकें। अदरवाइज तो हम नियम कानून की सिंपल सी बात को मान करके अपने टटोलने की जो सीमा है, जो टटोलने का जो क्षेत्र है, उसको कम कर लेंगे। फिर हमें मिलेगा ही नहीं। फिर हमें लगेगा नहीं नहीं, मैं तो बड़ा अनुशासन प्रिय हूं, मैं तो बड़े नियम कानून को मानता हूं, मेरे साथ कोई समस्या नहीं है। तो बात खत्म हो जाएगी। जबकि समस्या है, तो समस्या को आइडेंटिफाई करने के लिए करना जरूरी है। ठीक उसी तरह से जैसे डॉक्टर्स, जब हम उनके पास अपनी बीमारी के लिए जाते हैं, तो हमारी समस्या को आइडेंटिफाई करने के लिए वो तरह तरह के टेस्ट कराता है, और फिर समस्या को सही तरीके से समझता है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी समस्याओं को पहले सही तरीके से तो समझें। बिना सही तरीके से समझे उसका इलाज मुश्किल है। अगर मैं आपको अनुशासन के बारे में सीधे सीधे उपदेश देने लगूं कि ये करो, फलाना करो, फलाना करो, कुछ दिनों तक तो आप कर ले जाएंगे, मुझे मालूम है। जोश जोश में तो आप पता नहीं क्या कर ले जाएं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो अभी आप कर रहे हैं और जो पहले से है, पहले से जो है वो प्रदूषित जल है, पॉल्यूटेड वाटर है। अभी जो आप कर रहे हैं, नो डाउट कि ये फ्रेश वाटर है, लेकिन कुछ दिनों के बाद होगा क्या कि इनका संगम हो जाएगा। प्रदूषित जल इस फ्रेश वाटर में मिल जाएगा, और नतीजा क्या होगा कि ये जो फ्रेश वाटर है ये और प्रदूषित हो जाएगा। और जो प्रदूषित है उसका प्रदूषण अगर थोड़ा सा कम भी हो गया फ्रेश के मिलने से, तो पीने लायक तो नहीं ही होगा ना। तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क हमारे अंदर आएगा नहीं। और जब हमारे अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है कि हमारी अपनी जिंदगियों में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, अगर जिंदगियों में फर्क लाना है तो बिना अपने अंदर फर्क लाए संभव नहीं है। और हम अपने अंदर फर्क तभी ला सकते हैं जब पहले अपनी समस्या को तो समझें।
और अगर समस्या को समझ भी लिया है तो फिर ये देखें कि वो किन किन रूपों में मेरे अंदर है। जैसे मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि नहीं, ये जो अनुशासन की जो समस्या है मेरे अंदर इन इन रूपों में है, कानून को तोड़ने के रूप में है, खुद अपना जो मैं वचन लेता हूं उसको पूरा न कर पाने के रूप में है, अलग अलग रूपों में जो मौजूद है, जब मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा तो सीधी सी बात है कि मैं उसके लिए फिर रूल्स रेगुलेशन, अनुशासन, तट, मर्यादा जो भी मुझे बनानी है, जो भी मुझे करना है मैं करूंगा, मैं उस पर काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सीधे सीधे इस पर काम करना शुरू कर दूं और बात बन जाए। बात बनेगी कुछ समय के लिए, ठीक वैसे जैसे कि आप दो कागज ले लीजिए और एक कागज पर जीभ से थूक लगा दीजिए, दोनों को चिपका दीजिए तो तुरंत तो चिपक जाएंगे, लेकिन कितनी देर तक खत्म हो जाएंगे। लगभग वही स्थिति मित्रों मुझे लगता है कि बिना समस्या को सही आइडेंटिफाई किए हुए जब हम करते हैं तो हमारी भी समस्याओं के साथ होती है कि शुरू में तो लगता है जैसे कि इसका निदान हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो समस्याएं फिर से खड़ी हो जाती हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कभी कभी कि पहले से भी विकराल रूप में खड़ी हो जाती हैं। तो मित्रों, ये अनुशासन के बारे में मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि इस टॉपिक पर थोड़ा सा विस्तार से जा रहा हूं और उसके पीछे रीजन है। दोस्तों, रीजन ये है कि अपने डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने स्टूडेंट से अपील की है कि क्या आप साल भर तक मेरे साथ मिलकर सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करने के लिए तैयार हैं, और वह तब तक संभव नहीं है जब तक कि उनके अंदर अनुशासन का यह गुण नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट वाले पोर्शन को समाप्त करता हूं।